हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। मेरा नाम विवेक कुमार और आज की हमारी क्लास है 10th इंग्लिश ग्रामर। और हम आज पढ़ने वाले हैं शुरू से। ये पहला लेक्चर था हमारा सिलेबस का, आपने देखा होगा। दूसरा जो लेक्चर है अब हम बुक से शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें जो हमारा पहला लेक्चर है, आइए हम देखते हैं नाम उसका। पहले यहाँ इंग्लिश ग्रामर लिखा है। मैं चाहूँगा कि लेक्चर का जो सिस्टमेटिकली चलना है वो उसके भी और हम पीछे जाएं, जो हमारी बुक्स में दिया गया है उसके भी अगर हम और पीछे जाएं तो तब ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, कि आपको बेटर समझ आए। तो हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर से ही। ग्रामर, इसे हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि ग्रामर या व्याकरण जो है वो पूरी दुनिया में सभी देखें, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग देशों में, राज्यों में जाएं तो अलग अलग ही भाषाएं बोली जाती हैं। कोई भी भाषा पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं, मतलब सभी में नहीं है। वो सबके अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। उसी के हिसाब से उनकी ग्रामर को भी डिवाइड किया गया है। जैसे भाषाएं अलग अलग हैं तो उनकी ग्रामर भी अलग अलग है, लेकिन सभी का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें मालूम चलता है कि संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा बताया जाता है। कहते हैं कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, वहीं से सारी भाषाएं निकली। तो जैसा कि हम, ये तो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हिंदी, संस्कृत या दूसरी भाषाओं से होता है। उसकी ग्रामर की रूल्स या जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो मैच करती हैं। अब जैसा कि हम व्याकरण पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात जान लेनी है हमें, जो बहुत ही आम बात है, कॉमन सी। और वो बात यह है कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में। वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हम जो बात समझने वाले हैं उसके हिसाब से हमें दो तरह की ज़रूरत है। एक पहली तरह तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और एक दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन दोनों में कॉमन देखते हैं, हमें कॉमन बात आती है कि दोनों ही भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। और दोनों के पास अपने अपने शब्द, सेंटेंसेस भी होते हैं। देखा ही होता है आमतौर से, समझे ना। अब हमें देखें तो दोनों में एक अंतर आता है। बातें दोनों कर रहे हैं, और अगर गौर दी जाए तो उनके सेंटेंसेस, उनके वर्ड्स सभी ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। बट इतना अंतर है कि वो चेंज होके होते हैं इधर। अब दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस है जी एक्यूरेसी का, शुद्धता का। जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, भाषा वो भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या सीखा है, कहाँ से सीखा है, कि वो सुन के सीख लिया है। आसपास से उनका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सुन के सीखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, पड़ोस में सीख लिया। तो जो सुन के सीखा है वो उसको उसी प्रकार से बोलते हैं जैसे उन्हें अच्छा लगता है, जिस प्रकार से ईजी उनको लगे बोलने में, तो वो शब्द को बोलते हैं। और ईजी के मामले में वो जो शब्द की शुद्धता है, सही उच्चारण उसका है, उसको वो भूल जाते हैं। उसको ना बोलकर वो अपने ही हिसाब से एक शब्द गढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं एक दो का एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे इंग्लिश में एक शब्द होता है टाइम। आमतौर से गाँवों में सुनने को मिल जाता है। अनपढ़ लोग भी पूछते हैं, भाई क्या टाइम हो रहा है तेरी घड़ी में। तो टाइम को वो टैम कहते हैं, टैम, क्या टाइम है। और स्पेशल बात यह है कि इंग्लिश उन्होंने पढ़ी कहीं नहीं, फिर भी इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, टाइम। और टाइम ना कहकर उसको टैम कर रहे हैं वो। तो ये अंतर कहाँ से आ रहा है? ये अंतर आ रहा है जी कि उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, ना ही किसी भाषा की ग्रामर में वो गए हैं, बल्कि सिर्फ उन्होंने सुना है अपने समाज में या जो आसपास चल रहा है, सुन लिया, सुनकर जैसा उनको अच्छा लगा वैसा बोला। अब जो हम ये टॉपिक में सीखेंगे इसका सबसे ख़ास बात यह है कि व्याकरण या जो ग्रामर है हर हर भाषा में है, और उसकी जो परिभाषा है वो सेम ही है, कि वो हमें क्या सिखाएगी। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे, आइए।
देखो यहाँ एक पॉइंट है, हम परिभाषा पे जाएं तो परिभाषा में बोल रहे हैं कि एक ऐसी विधि या तरीका, मैनर, पैटर्न, जो भी आप चाहें, जो किसी भी भाषा को, यहाँ कह रहे हैं किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाए। अब इसमें देखेंगे हम कि भाषा के साथ में जो ग्रामर को रहा गया है उसमें तीन बातें आप देख रहे हैं स्पेशल जो आ रही हैं। तीन बातें स्पेशल हैं, जिनमें पहली बात है बोलना, दूसरी है पढ़ना और तीसरी है लिखना। अब यहाँ से एक स्पेशल बात इसमें शुरू होती है ये कि जो आप देखते हो अनपढ़ लोगों को, वो सिर्फ बोलते हैं उस भाषा को, ना तो वो उसे लिख पाते हैं ना ही उसे वो पढ़ पाते हैं, लेकिन बोलते हैं, ये खास बात। तो अब अंतर क्या आ रहा है कि बोलते हैं, अब उनका जो डिफरेंस है पढ़े लिखों से, वो डिफरेंस है ये शुद्धता और अशुद्धता का। जो शुद्ध बोल रहे हैं उन्होंने उसको पढ़ा है, और जो शुद्ध नहीं बोल रहे हैं वो सुनकर पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं। अब देखो एक बात और जान के रखें कि किसी भी भाषा को का प्रयोग हम तीन ही प्रकार से कर सकते हैं बेसिकली। जैसे उसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अपने स्टार्टिंग लाइफ में जाइए, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, किसी स्कूल में ज्वाइन किया गया होगा आपको, और हो सकता है खींच के ले जाना पड़ा हो, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो वहाँ एक कंडीशन आती है कि सबसे पहले जो आपको सिखाया गया होगा, जब बैठते हैं स्टार्टिंग में, शुरू के लेसन्स आते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है सिर्फ बोलने के बारे में। आपको बिठा दिया जाता है बहुत सारे बच्चों में, उनके पीछे पीछे आपको रिवाइज करना है ताकि आप बोलना सीख जाएं। अगला जो पॉइंट स्टेप आपके साथ इस्तेमाल होता है, जो नर्सरी, प्री नर्सरी बनाई गई हैं अब, तो उन सब में क्या होता है कि दूसरा स्टेप जो बच्चे के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको सिखाया जाता है फिर पढ़ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय टाइप। और ये अपना याद करिए अपना लाइफ का वो स्टेप, जब आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आता था, तब आप उसको लिख नहीं पाते थे। ठीक है, लिख नहीं पाते थे, लेकिन आप बोल जाते थे उसको। अगर कोई बोल रहा है ए फॉर एप्पल, तो आपने भी कह दिया ए फॉर एप्पल। लेकिन कोई कहे आपसे लिखो जी ए कैसे बनता है, तो लिखा नहीं जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो उसमें आपको चला पता कि लिखना सीखा आपने बाद में। ठीक है, तो किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं, उसके तीन क्रम में काम होता है। ये बात है कि पहले उसको बोलना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, फिर उसको लिखना सिखाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस परिभाषा की शब्द है जो, वो है शुद्ध। इस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, तो शुद्ध है वो एक्यूरेसी है। एक मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा आपको। कई बार हम जब बातें सुनते हैं, कोई चुटकुला कहानी कह सकते हो, या मन से कोई स्पीच हो रही है, तो उनमें हम एक अंतर देखते हैं। भले ही कोई सेम स्टोरी रही हो, एक ही कहानी है, और दो अलग अलग लोग सुना रहे हैं एक ही कहानी को। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि जो बोल रहा है सामने वाला, हमें लगता है कि और बोले, अभी इसकी बात अच्छी लग रही है, सुनने में रस है, या इसका जो स्टाइल कह लीजिए, स्पीकिंग स्टाइल, वो हमें पसंद आ रहा होता है। शब्दों का चयन उसने ऐसा किया होता है कि वो लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं। एक बार तो ऐसा होता है कि सुनने में अच्छा लग रहा है और बोले। अब सेम ही कहानी हो मान लो, और पर्सन चेंज कर दिया जाए, दूसरा कोई व्यक्ति बोले उसी को, तो कई बार बच्चों को या सब जो सामने ऑडियंस बैठी है उनको लगता है कि चला जाए, अभी उतर जाए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कह नहीं पाते, कई बार सुनते हैं मजबूरन। लेकिन होता है ऐसा, ऐसी फीलिंग्स आती हैं अंदर से। एक को लेकर आपको आ रहा है कि वो बोले, और एक को लेकर आ रहा है कि ना बोले, चला जाए, चुप हो जाए। अब इन दोनों बातों में, क्योंकि बात तो सेम हो रही है, दोनों एक ही कहानी, एक ही टॉपिक को समझाया जा रहा है, अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है जी इम्प्रेशन का, प्रभाव का। ठीक है, अब ये इम्प्रेशन और प्रभाव आता कहाँ से है? तो इम्प्रेशन और प्रभाव जो आता है वो शुद्धता से आता है। ये जब कोई अनपढ़ व्यक्ति बोलता है, पहले तो वो ज़्यादातर बोलता ही नहीं है, मोस्टली लोगों के सामने शर्माता है। लेकिन फिर भी अगर कोई है ऐसा जिसने अनुभव प्राप्त कर लिया हो, बोलते हैं, कई नेता देखे होंगे आपने, कई पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी भाषण देते हैं, तो उनकी बातों में क्या होता है कि वो शुद्धता नहीं होती जो पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों में शुद्धता है। तो जिस जिस शब्द में शुद्धता होगी, जिस सेंटेंस में शुद्धता होगी, आपके वाचन में, बोलने में, तो वो सुनने में अच्छा लगेगा। सबसे ज़रूरी बात यहाँ है कि जब हम सुनते हैं और अगर कोई एक्यूरेट शब्द हमारे सामने बोला जा रहा है, उसका उच्चारण किया जा रहा है, तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, बात जो हम ग्रामर में, व्याकरण में पढ़ेंगे, कि वो उस भाषा को हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाएगी।
ठीक है जी, ये ग्रामर की परिभाषा है। और ये बेसिक से शुरू हम कर रहे हैं, बिल्कुल पहले चैप्टर से भी और पहले, ताकि आपको, मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई दिक्कत ना रह जाए, और हम चाहेंगे कि आपकी सारी शिकायतें दूर हों। तो ये हमने और भी पीछे शुरू किया है, जबकि बुक्स में और आगे से शुरू किया है इसको, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए और पीछे से लेके आ रहे हैं, ताकि सारा सिस्टम एक साथ आपको एक जगह ही मिल जाए। अब देखो जब हम ग्रामर में उतरेंगे, हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, स्टेप बाय स्टेप मान के चलें उसको। सीढ़ियाँ वैसी नहीं है जैसे आपके घरों में होती हैं, वैसा समझ के रखिए कि यहाँ क्रम सीरीज, उसको सीढ़ी बोल रहे हैं। अब जो पहला इसमें स्टेप है, जो हम जाएंगे भाषा में, उसी बात को याद रखें जब आप शुरू में पढ़ने गए होंगे और आपको भाषा सिखाई जा रही होगी कोई, तो उस भाषा का आपको क्या सिखाया गया होगा सबसे पहले। ठीक है, तो वो जो सबसे पहले आपको सिखाया गया वो था लेटर। ठीक है, लेटर वाला चिट्ठी वाला नहीं है, ये स्पेलिंग है सेम, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम जाने तो इसका मतलब होता है जी अक्षर। अब वैसे जो ये सिस्टम आप देख रहे हो अक्षर से शुरू होता है, किताबें भी कह रही हैं कई, लेकिन अगर और हम बारीकी में जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखें या और इसके अंदर जाने की कोशिश करें, तो इससे भी और नीचे एक चीज़ दिखाई जाती है, उसे बोलते हैं साइलेबल, वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, जो अक्षर के भी अंदर चल जाती है कई बार। लेकिन यहाँ जो हमारी एकेडमिक क्लासेस हैं, इनमें उसका यूज़ ज़्यादा नहीं है। हिंदी में इसका यूज़ है, इंग्लिश में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए हमारा पहला जो स्टेप है वो लेटर ही है। अब इसकी परिभाषा के बारे में जानें, क्या है परिभाषा। देखिए परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई बोलेंगे यूनिट को, अभी मैं समझा दूंगा क्या है ये। जिसके टुकड़े ना हो सकें, टुकड़े ना हो सकें मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते नीचे। अब देखो यहाँ दो बातें आ रही हैं अक्सर होने के लिए। एक तो यह है कि सबसे छोटी इकाई यूनिट, यूनिट को आप ऐसे मान के चलिए कोई चीज़ टाइप, जैसे ये पेन है, एक यूनिट है, ठीक है, एक चीज़ है। तो उसी में हमें दो बातें चेक करनी है। अक्सर होने के लिए उसको सबसे छोटा होना होता है उस सीरीज का जिसमें उसको रखा गया है। दूसरी बात कि उसके टुकड़े ना हो सकें, जिस पे दोनों बातें प्रूव करेंगी, वो आपका अक्सर होगा। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स लें। अगर इंग्लिश में जो अक्षर हैं हम सभी जानते हैं, ये ABCD इस तरह से अक्षर हैं, ठीक है। इनमें से हमने एक को ले लिया, इनमें से हमने एक को ले लिया जैसे ये चेक करने के लिए, है ना, कि क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास A है, ठीक है, A है। अब इस A को देखें, जब आपको शुरू करते हो पढ़ना इंग्लिश को, अल्फ़ाबेट कह लो या वर्णमाला जो हम पढ़ते हैं, इसको ही ले लो चाहे, तो सबसे पहला अक्षर क्या होता है उसमें, A होता है ना। जब शुरुआत हम करते हैं A से ही कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो सामने, ये सब भी उसी तरह से आपको मिलेंगी। और ये जो हमारे सामने लिखा है सब कुछ, इसमें थोड़ा टेक्निकल खराबी थी अभी, उसके लिए खेद है। ये सब लिखा है, फिर से देख लो एक बार, है ना। ये लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके अक्सर होगा वो। ये बात हम प्रूव करेंगे, है ना, इसको साबित करें तो कैसे साबित होगी देखो। अब जैसे हमने सबसे पहला वाला ले लिया A है ना। ये हम जानते हैं वर्णमाला का पहला अक्षर है, और सभी अक्षर वर्णमाला के सबसे पहले ही मान के चलिए आप उनको, उनसे शुरू है सब कुछ, इनसे ही मिलके सब कुछ बनता है। अब जैसे A है, अगर A के दूसरी बात चेक करो, टुकड़े ना हो सकें, इसके टुकड़े करने की कोशिश करो। देखिए इसका एक इधर वाला हिस्सा ले लो, एक तरफ का ये अलग कर दो, एक तरफ का इधर अलग कर दिया, बीच वाला ये अलग कर दिया। अब जो आप इसे देखेंगे, हमने टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। तो टुकड़े करके ये कुछ बन रहा है क्या, देखें यार, है ना, नहीं बन रहा कुछ।
मतलब बन तो रहा होगा, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, उसमें तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, बस वैसे लाइन ऐसी खिंचती दिख रही हैं आपको, तो इससे हमें लगता है, ये प्रूव होता है कि टुकड़ा इसका नहीं हो सकता, हम इससे और नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो बनाई संरचना जिसने भी बनाया होगा, ए ऐसे बनता है स्टार्टिंग में, तो उसने इससे नीचे नहीं गया है, वो यहीं से शुरू किया, ए से शुरू किया, ए से नीचे जाएंगे तो ये इस तरह हो रहा है। तो सीधा सीधा बात हो गया जी कि आपको ये अक्षर के बारे में यही जान लेना है कि इससे के सबसे छोटी इकाई होगा और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। यहीं पर एक छोटी सी बात और जान के चलेंगे, इस पर भी आगे जाकर रूल्स बनते हैं सिंटैक्स वगैरह में। तो ये अक्षर जो होते हैं इंग्लिश में दो तरह के हैं, काइंड्स ऑफ लेटर्स। थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी जो रूल्स वगैरह हैं वो हम अंदर चैप्टर्स हमारे चलेंगे तभी जानेंगे। हम सब ने पढ़ा होता है कि टोटल जो अक्षर हैं वो 26 हैं, सभी जानते हैं ना, छोटे बच्चे भी जानते हैं इसको। अब उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, इन्हीं को एक जिनका नाम रखा गया है वोवेल, और दूसरा जिनमें उनका नाम रखा गया है कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे पास 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षर को दो जगह डिवाइड किया। ठीक है, जिनमें से जो 5 हैं उनको ये इधर ले आए हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब जो इन 5 के अलावा बचे 21, वो आ जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, तो हमारा जो पहली यूनिट था लेटर, वो पूरा हुआ। और पहली यूनिट जो लेटर है उसके बारे में आपने जान लिया कि वो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। और दूसरी खास बात कि वो दो तरह का होता है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर ही होगा। तो अब हम इसके अगले स्टेप पर आएंगे, है ना। आइए, देखिए पहला स्टेप था लेटर, दूसरे स्टेप पर हम आए तो यहाँ आता है वर्ड। और वर्ड को हम बोलते हैं शब्द। जैसे लेटर की हम परिभाषा देख के आए हैं, उसको डिफाइन किया, प्रूव किया गया, उसी तरह से ये वर्ड के साथ भी होगा। परिभाषाएं सबकी हैं, और परिभाषाएं जिन्होंने बनाई हैं समझ लीजिए उन्होंने इनको ईजी करने के लिए, औरों को सिखाने के लिए ये बात दी हैं ताकि सब इससे सीख सकें। इसकी परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा है अक्षरों का सार्थक समूह। शब्द कहलाता है, पूरा लिख लो चाहे, वैसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा लंबी थ्योरी बनाना बोरिंग हो जाता है, इसलिए नोट्स टाइप सीखा करो। अब देखो लिखा है अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहाँ दो बातें आप देख रहे हैं, एक तो सार्थक और एक है समूह। ये दोनों बातें जिस पे मैच कर जाएंगी वही शब्द है। सबसे पहली बात समूह। समूह का मतलब है वो जो अक्षर हमने देखे थे अभी, वो बहुत सारे होकर आएंगे, एक से ज़्यादा आएंगे, समूह तभी बनेगा, ग्रुप में आएंगे। और ग्रुप में आने के साथ साथ वो एक शर्त और पूरी करें कि वो अपना कोई मीनिंग लें, उनका कोई मीनिंग हो। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें इसका एग्जाम्पल हमने लिख लिया, नॉर्मल वर्ड लिख लो कोई भी, जैसे लिखा है CAT कैट, सभी जानते हो ना, कैट मीन्स बिल्ली, राइट। बहुत प्राचीन फैमिलियर वर्ड है, सब जानते हैं ना। कैट को लिया हमने, और कैट को देखो, ये वाली बात मैच करो जी। C एक हो गया, A हो गया, T हो गया ना, 3 इसमें अक्षर आए। और जानते हैं कि समूह बनने के लिए कितना चाहिए, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा अगर हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 हो रहे हैं। पहली बात समूह है, दूसरी बात सार्थक है। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ है ना, और इनका अर्थ है बिल्ली। तो हमारे पास जो ये वर्ड है कैट, ये सब आपका क्या होगा, ये शब्द कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही बातें इसके ऊपर मैच कर रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ नई, जिसमें देखिए समूह तो दिखाई देगा लेकिन मीनिंग नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ कैसा अजीब सा लगेगा आपको। हमने यहाँ बहुत सारे अक्षर लिख लिए, ABCDE भी लिख लो चाहे। ठीक है, मैंने भी कहा था एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो ग्रुप बनाएंगे। अब ABCDE ये सब ग्रुप बना रहे हैं, समूह तो है, ये वाली बात मैच हो रही है।
समूह है, लेकिन इसमें क्या मैच नहीं हो रहा कि इन सारे शब्दों को मिलाकर लिखने से कोई मीनिंग नहीं बनता। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस तरह से लिखकर उसका हम ये कोई मतलब बता सकें। तो समझ लीजिए, सिर्फ समूह होने से कुछ नहीं होता है। दोनों काम जिसके साथ होंगे वही शब्द कहलाएगा, कि वो समूह भी हो और उसका कोई मीनिंग भी आए। तो ये हमारा कोई शब्द नहीं है। ठीक है। अब देखो, यहाँ एक बात और जान लेंगे। इंग्लिश पढ़ने में जितने भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जहाँ से दिक्कत आती है, कई बार मैं देखता हूँ बच्चों के साथ होता है कि वो बहुत चाहते हैं कि हमें आए, लेकिन आती नहीं। ठीक है। अब वो कहीं भी ये सोचते नहीं, कोशिश नहीं करते क्यों नहीं आती। बस एक बार सोच लिया कि हमें आती नहीं, और कुछ दिन में उन्हें ऐसा फील आने लगता है कि हमें तो आएगी ही नहीं, हम सृष्टि में इसके लिए नहीं बने। शायद वो अपने आप को आरोप लेके ये मान लेते हैं कि ईश्वर चाहता ही नहीं कि जो हमें अंग्रेजी आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाई होता क्या है कि वो अपने उस कमी को ढूंढ नहीं पाते, उनको मालूम ही नहीं चल पाता कि आ क्यों नहीं रही है। तो देखिए, अक्सर क्लासों में मैंने सर्वे में ये पाया कि जैसे कोई बच्चा है, 1 मिनट की बात है, सुन लेंगे आप, कि कोई बच्चा अपने घर से चला है, ठीक है। स्कूलों में देखें तो वो यूनिफॉर्म पहन के आता है, हो सकता है नहा के भी आया हो, वैसे नहीं भी आते बहुत सारे, लेकिन सुबह सुबह नहाना भी एक कष्ट का काम ही है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आ रहा है वो, बैग लेके आ रहा है, उसमें वजन है, साइकिल से आ रहा है, बस से, या जिससे पैदल भी आ रहा है, तो उसको परेशानी हो रही है जी, समझ लीजिए ना। वहाँ से घर से आके 1-2 किलोमीटर चल के भी आया है, तो ये सारे कष्ट उठाकर जो स्कूल में आया है, और वहाँ बिल्कुल बंध के बैठा है, जैसे कह रहे हैं उसको वैसे ही बैठा है, सीधा बैठा है, बैठने के लिए कह रहे हैं सीधा बैठा है, जबकि दिक्कत आ रही है उसको, ऐसे उसका मन कर रहा है भागूं मैं तो खेलूं। अब इन सारे कष्टों को झेल कर वो बैठा है। तो यहाँ ये तो बात प्रूव होती है साहब, मेरे हिसाब से, कि आया तो पढ़ने है वो। ठीक है, आया तो पढ़ने है। अगर पढ़ने नहीं आया होता तो ये सब कष्ट वो झेलता ही नहीं। उसकी प्राथमिक इच्छा पढ़ने की रही होती है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं, बहुत सारों को समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, या दूसरी बात कि वो अपने आप को मानते ही नहीं कि हमें आएगा। इसके पीछे कारण समझ लीजिए आप आज। कारण देखिए ये है कि जो टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है, ये बहुत ही बारीक है, सेकंड्स में इसका मामला चल जाता है। अब क्या है, जैसे किसी दिन वो आया नहीं, ऐसा मान लीजिए, पहला तो ये होता है, एक क्लास मिस कर दी। दूसरी बात, क्लास मिस भी नहीं कर रहा तो बीच में उसने बात कर ली किसी से, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, उसका कुछ कट लग जाता है बीच में, जो भी टॉपिक चल रहा था उसमें कट लग गया। अब वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जो ग्रामर का ये हम देखते हैं सारे टॉपिक्स, इनमें खास बात होती है कि ये सीरियल से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सारों को नहीं देखेंगे तो फिर हम और आगे नहीं बढ़ पाते। अब जो ये बच्चा जैसे कट लगे हैं, ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि बाकी सबको समझ आ रहा है, हमें नहीं आ रहा। यही क्रम जब कुछ दिन चल जाता है तो उसका अंतर्मन उससे ये साबित कर देता है कि तेरे बस की ना है, तेरे बस में ये है ही नहीं, तू नहीं कर सकता। अब ये धारणा लेकर वो बैठ जाता है और साहब उसका विनाश शुरू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि ये सच नहीं है। अगर मनुष्य है, संवेदनशील है, ठीक है, संवेदनशील का मतलब पागल नहीं है, बातें समझ आती हैं उसको, तो वो पढ़ सकता है, कोई भी, उसको सिखाया जा सकता है। पूरी सृष्टि में मनुष्य ही तो है जिसको इजीली सिखाया जा सकता है। तो जितने भी बच्चों के मन में अगर ये आता हो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें नहीं आएगा, हम तो कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई दवाई नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या है, कंटिन्यूटी अपने आप में लानी है, निरंतरता अपने आप में लानी है, कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, उनको आप कंटिन्यू लें। अगर कंटिन्यू लेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये बात देखिए, ये कारण ये होता है कि हम कंटिन्यू सुनते नहीं हैं। अब देखो, जो हमारा पॉइंट चलेगा आगे, हम चल रहे हैं शब्दों में, तो सबसे बड़ा जो अंग्रेजी में खेल है, जो मैं बता रहा हूँ, जो समझने में प्रॉब्लम करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, तो वो यही है, शब्द। जनरली होता क्या है, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, मैंने देखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन वो भी क्या होता है कि शब्दों को ना पढ़ाकर सीधे सेंटेंसेस पे ले जाते हैं आगे। बच्चा था शुरू में ही, उसको सिखाया जा रहा है सेंटेंस, तो आ नहीं रहे उसको, अब आएंगे क्योंकि बीच का रास्ता तो गैप पड़ा है। तो ये हाई स्कूल में इसका बहुत बड़ा चैप्टर भी है जो हम शुरू कर रहे हैं अब और ये परीक्षा में भी आता है, हाई स्कूल के एग्जाम्स में
इसके नंबर्स भी मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि परीक्षा में आप इससे लाभ उठा सकते हैं, नंबर मिलेंगे। दूसरा ये कि बाकी जो इंग्लिश ग्रामर आगे है उसको सीखने में ये काफ़ी मदद करेगा आपकी। अब इस चैप्टर का क्या नाम है वो हम जान लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। वर्ड से ही शुरू है, ठीक है। और अगर हम वर्ड को चैप्टर का नाम देंगे तो वो साहब चैप्टर का नाम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत सुना हुआ चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी अगर कहें तो हिंदी होता है इसका शब्द भेद। देखिए किताबों में जो शब्द लिखे होते हैं वो बड़े अजीब सी भाषा में लिखते हैं। अजीब भाषा नहीं है बल्कि वो लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो शुद्ध है, हम बोलते नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करते अपनी लाइफ में, तो हमें वो अजीब लगता है। तो चाहें तो आप इसके लिए अपने शब्दों में उसको रख लीजिए, जो भी आपको ईजी लगता है। जैसे हम इसको आसानी से और कहना चाहें तो क्या है, ये शब्दों के प्रकार हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्दों के प्रकार, आप ये भी कह सकते हैं, और आसानी से याद रहता है। शब्दों के प्रकार। अब देखो जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, 4 5 10 बहुत सारे भी हो सकते हैं। और ये एक बात जान लें यहीं से कि जितने भी शब्द आपके पास लिखे हैं सेंटेंस में, उन सभी शब्दों का कोई ना कोई नाम होता है ज़रूर। और वो जो नाम उनका है वो उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर ही पड़ता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है जो उन्हें नाम देता है। जिन भी लोगों को सेंटेंसेस में जितने शब्द लिखे हैं अगर उनके नाम पता हैं तो उनके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाता है। उनके लिए इंग्लिश कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर वो उन शब्दों के नाम ही नहीं पहचान पाते तो फिर उनको दिक्कत रहती है भाई, ठीक है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि शब्दों के नाम जानने हैं हमें, कौन शब्द क्या है, और वो कैसे मालूम चलता है, उसके चैप्टर्स हैं, ठीक है। देखो आओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब जाएं हम तो सबसे पहला जो प्रकार इसमें नाम आएगा, सबसे पहला जो शब्द हम जिसे बोलते हैं ग्रामर में रखा गया है, तो उस शब्द का नाम है जी नाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। और एक बड़ी मज़ेदार बात है यहाँ कि जैसे ही नाउन का नाम आता है, मैंने देखा है अक्सर ये, तो बालक का चेहरा खिल जाता है कि इसे तो मैं जानू ही हूँ, ये तो मुझे आता ही है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है। अब क्यों करता है प्रॉब्लम? आता तो है आपको ये, लेकिन इसको आप कंप्लीटली नहीं जानते, इसलिए प्रॉब्लम करता है। तो आज हम ये कमिटमेंट के साथ इसको पढ़ रहे हैं कि हमें ये पूरा आएगा, है ना। और मैं समझता हूँ जो भी लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे बाद में उनको अच्छा फीलिंग होगा, ठीक है, अच्छा फील आएगा। और अपनी रेस्पॉन्स भी ज़रूर करें, मैं उसके लिए इंतज़ार में हूँ। चाहे वो शिकायतें भी हो सकती हैं और प्रशंसा भी हो सकती है, जो भी आपके मन में वो करें ज़रूर, ठीक है। आपकी शिकायतें या प्रशंसा यहाँ पर, ठीक है, अपेक्षित हैं। देखिए हम नाउन के बारे में जानें तो नाउन क्या, आपको जो याद होता है वो होता है ये, ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जनरली हम ये चीज़ें देखते हैं, इनमें आइडिया भी बहुत कम लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन रख लें उसको आइडिया में भी। उसमें कह रहे हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ये नाउन है। सीधी बात हम कहें, स्थान, वस्तु और प्राणी या कोई विचार, स्थान, वस्तु, प्राणी या कोई विचार, ये नाउन है, ठीक है। 4 चीज़ें मान लो, लेकिन बेसिक जो इसमें है वो 3 ही हैं जो शुरू की चीज़ें देख रहे हो आप। स्थान है, सॉरी, प्राणी है, स्थान है या कोई वस्तु है। अब थोड़ी देर के लिए हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिससे हम घिरे हैं, उसमें एक नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको एक बात महसूस होगी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, ठीक है, या तो वो कोई पर्सन है, या तो वो कोई प्लेस है, और या फिर वो कोई चीज़ है, वस्तु, थिंग। इनसे अलग हटके कुछ है ही नहीं, ठीक है। चारों तरफ हम देखते हैं तो सारा एटमॉस्फेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 3 चीज़ों का ही समूह है, इन सब से मिलकर बना है। अब ये बात अजीब सी लगती है, इतनी बड़ी दुनिया है ना, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, तो इसका हम स्टडी कर कैसे सकते हैं ऐसे एकदम से, ठीक है। बहुत बड़ा संसार, उसमें कितने सारे पर्सन, कितनी चीज़ें, कितने स्थान हैं, तो उन सब का स्टडी करने के लिए
जो ग्रामरियन है, व्याकरणविद जिन्होंने इसको बनाया, तो उन्होंने इसके स्टेप बनाए, इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर दिया ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। और एक ख़ास बात और आती है कि कोई भी आप काम ले लो, ये वैसे भी है सृष्टि में शुरू से ही है ये, कि आपके सामने कोई बड़ा सा काम दे दिया आपको, कई बार घर वाले भी बोल देते हैं कि बेटे ये कर ले, तो क्या होता है कि एकदम से देख के साफ प्राण से निकल जाते हैं कई बार कि कैसे करेंगे इतना बड़ा काम। लेकिन अगर उसी काम को हिस्सों में बांट लिया जाए, है ना, उसको डिवाइड कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत इजी हो जाता है, आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन हम यही सोच के चलते हैं कैसे होगा कैसे होगा, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। ठीक है, उसी का ध्यान रखा है इन ग्रामरियन ने। ठीक है, जो व्याकरणविद है उसका ध्यान रखा है इन लोगों ने, और ये उसको हिस्सों में सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे हिस्से आएंगे, इसके पार्ट्स क्या होंगे। पहले इसको ही जान लो आप, है ना, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया है क्या। देखिए सिर्फ इतने का ही हम एग्जाम्पल करें तो पर्सन में जैसे कोई नाम है राम, राम से शुरू करते हैं पहला वर्ड, राम नाम है। प्लेस को ले लिया हमने, प्लेस है कोई जैसे आगरा। थिंग ले लिया हमने जैसे कोई बुक। आइडिया, आइडिया में देखो वो चीज़ें हैं, आइडिया बोलते हैं विचार को, और विचार जो होता है वो सशरीर नहीं है, मतलब वो बॉडी नहीं है उसका। ठीक है, फिजिकली नहीं है वो, सिर्फ वो महसूस होता है हमें, उसका हम फील कर सकते हैं, बस उसको हम कहीं देख नहीं सकते, ना ही उसको हम ऐसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी बातें उसके साथ नहीं है। बाकी जो तीन हमारी नाउन्स आ रही हैं पीछे को, जिनमें आप देख रहे हो पर्सन प्लेस और थिंग, ये तीनों चीज़ें भौतिक रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, इनके शरीर होते हैं, लेकिन जो ये वाला है हमारा, इसका कोई शरीर नहीं है, सिर्फ ये भावनाओं में है। जैसे हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है जी, ऑनेस्टी एक विचार है, एक सिर्फ मान्यता है, ईमानदारी। क्या होती है ऑनेस्टी, कैसी होती है, कहीं घूमते देखी हो आपने, है ना, बाजार में मिल रही हो आपको, ऐसा होता नहीं है। ठीक, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो सीधी सीधी बात पे हम जाएं तो पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, जैसे राम आगरा बुक और ऑनेस्टी, ये सभी नाउन्स हैं। ठीक है, सारा संसार है इतना बड़ा और इतनी सारी नाउन्स, उनको हम सब एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए व्याकरणविद ने उनको अलग अलग पार्ट्स दिया है। अब हम उनके पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है, आइए। देखिए इसको जो नाम हम दे रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन वही पहले से हम देखते आ रहे हैं, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। तो टॉपिक का हिंदी हो गया संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार इसका आएगा साहब, वो प्रकार होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अगर हिंदी में रखा जाए, हिंदी में इसका नाम दिया जाए, तो हिंदी में इसका नाम होता है साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जैसे व्यक्ति लिखा है इसमें, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ व्यक्तियों के बारे में बात होगी, है ना, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। यहीं से कई बार बच्चों को डाउट जाता है कि जब व्यक्ति कह रहे हैं तो हो सकता है व्यक्तियों की बात हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसके बारे में हम जान लें कि ये कैसे मालूम चलता है। पीछे हमने देखा था स्थान वस्तु प्राणी या आइडिया, तो यहाँ वो चीज़ इसमें आएंगी जो अपने आप में खास हों। लिख लें इसके आगे कि जो खास हों। ये खास होने का मतलब क्या है, देखिए खास होने का मतलब है कि वो किसी से मैच ना करें, है ना। जो खास लोग होते हैं आपने देखा हो सकता है, कई बार हमारे आसपास भी मिल जाते हैं खास लोग, है ना। तो वो खास लोग ऐसे होते हैं कि जिनका किसी से भी मैच ही नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप में अलग ही होते हैं, उनका कोई भी जोड़ नहीं है, तो वही प्रॉपर हैं। ऐसी ही ये नाउन्स होती हैं।
जिनका दूसरे से कोई मैच ही नहीं है, जो अपने आप में अलग हैं सबसे, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम है मान लीजिए राम, किसी पुरुष या लड़के का नाम हो सकता है। आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, 10-20 लोग हैं, सभी राम नहीं हो सकते, है ना, या मैक्सिमम राम नहीं हो सकते। उनमें से कोई खास ही उनमें से एक राम है, कोई दूसरा कुछ और है, कोई बबलू है, बंटी है, चिंटू पिंटू सब हैं। लेकिन क्या है, जैसे ये राम किसी का खास नाम है, ठीक उसी प्रकार से वो जो मैं अभी बोला बंटी चिंटू पिंटी ये सब भी किसी के नाम हैं। ठीक है, अगर आप किसी की चिड़ बनाते हैं, होता है ऐसा कई बार, तो उसके सरनेम में जुड़ जाता है वो, है ना। तो वो जो सरनेम है वो भी प्रॉपर नाउन होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सिर्फ किसी का ओरिजिनल नाम जो किसी ने रख दिया है स्टार्टिंग में कुंडली देखकर, सिर्फ वही नाम नहीं होता है। अगर उसको हम कोई सरनेम भी देते हैं, साथ ही दे देते हैं अपने कोई, है ना, चढ़ाते हैं फिर उससे उसको, तो वो जो सरनेम मिला है ये सरनेम भी नाउन है। और यही वाली नाउन होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो उसी का रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। अब देखो और भी इसमें लिख लो 2-4। जैसे राम हो गया, एक शब्द हो गया साहब आगरा, एक शब्द हो गया इसमें रामायण। अब यहाँ देखो एक बात और ध्यान देनी है, जो सबसे लास्ट वाला था हमारा ये जिसे हम विचार बोल रहे थे, तो वो जो विचार है वो इन कैटेगरीज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो बॉडी वाली हैं, शरीर वाली हैं, ठीक है, फिजिकल हैं। तो उसका अपना सबसे अलग ही है आइडिया वाले का, इसलिए उसको बहुत सारी किताबों में दिखाते भी नहीं है। तो जो हमारा बाकी है वो 4 हैं, जिन 4 के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये अब। ठीक है, देखो इनको एक बार और समझें सही करके। जैसे राम है, लड़का या कोई पुरुष है, लेकिन अपने आप में खास है, सभी राम नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर है। आगरा है एक शहर है, दुनिया में तमाम सारे शहर हैं, लेकिन सभी आगरा नहीं है ना। सभी शहरों में से किसी खास शहर को ही आगरा कहा गया है, स्पेशल है कुछ, तो आगरा शब्द क्या हुआ, प्रॉपर वर्ड हुआ। ऐसे ही रामायण है, एक धार्मिक पुस्तक है, और रामायण धार्मिक पुस्तक है, और ऐसे ही बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं हमारे संसार में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग धार्मिक किताबें हैं। तो वो सभी के नाम भी होते हैं कुछ ना कुछ, तो वो स्पेशल हैं अपने आप में। एक कोई रामायण है एक ही, और किसी खास धर्म से वो बिलोंग करती है, और दूसरे धर्मों से कोई उसका मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये भी अपने आप में प्रॉपर वर्ड होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, जितने भी शब्द ऐसे हों जो किसी खास चीज़ को दिखाएं, और ख़ास का मतलब होता है जो औरों से मैच ना करे, अपने आप में स्पेशल हो, वही प्रॉपर है। आप सबके नाम भी प्रॉपर वर्ड हैं, याद रखें। यहाँ ध्यान दें, सिर्फ शब्द हैं ये, आप खुद नहीं, आप खुद कुछ और हैं। ठीक है, आपका जो नाम है वो सिर्फ प्रॉपर नाउन वर्ड है। क्योंकि हम यहाँ शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो शब्दों पर गौर देना है ना, सिर्फ कि कौन से शब्द हमारे किस प्रकार से चलते हैं। अगली कैटेगरी में आओ। दूसरी इसकी कैटेगरी है जी कॉमन नाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं साहब जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ जो हिंदी में देख रहे हो जाति, इस पे बिल्कुल नहीं जाना है। कभी किसी के दिमाग में आया कि जो जातियाँ हैं हमारी, जैसे शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, कोई सैनी साहब हैं, तो ये सब नहीं है। ठीक है, जातियाँ यहाँ ये वाली नहीं है। जो ये मैं बोला अभी इन शब्दों को, तो ये जातियाँ होती ही नहीं असल में, ये उपजाति होती हैं, उपजाति। इनके जो ऊपर आएंगे हम, वो जातियाँ होती हैं। जैसे मानव जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, पक्षी जाति, है ना। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से, मानव है, पशु है, पक्षी है, ये सब हैं जातियाँ। ठीक है, कैटेगरी, इनसे हम संबंध रखेंगे यहाँ। ठीक है, समझ गए, वैसी वाली जाति नहीं है। और ज़्यादा ये जातिवादी ठीक भी बात नहीं है ना, जातिवाद का कुछ मतलब ही नहीं है। हमें ज्ञान से मतलब लेना है, उसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सभी को ज्ञान लेने का अधिकार है, और सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात समझ लेंगे बहुत इजी करके, कि एक वर्ड लिखा है कॉमन। आप हाई स्कूल में हैं, मैं समझता हूँ इससे पीछे 9th भी पार करके आए हैं, आप 8th में पढ़ के आए होंगे।
तो वहाँ थोड़ा बहुत गणित आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत नहीं समझता, बहुत सारा पढ़ाया गया हो सकता है ना, ये भी मैं कहूँगा, लेकिन मैं तो कम से कम डिमांड कर रहा हूँ, मेरा तो कम से कम में काम चल जाएगा। अगर आपने गणित पढ़ा है तो वहाँ एक चीज़ बताते हैं गणित वाले सर, मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, मैं अपनी बात करूँ तो तो वो एक बात बताते हैं कि ये कॉमन ले लो, है ना, ये कॉमन हो गया, ठीक है। मुझे गणित से थोड़ा भय भी लगता था, वही बात रही होगी, एक तरफ को चलते हैं ना। तो अब वो बोलते थे सर कि कॉमन ले लिया हमने ये, ठीक, ये कॉमन हो गया। आपको यहीं पर सोचना है कि जो कॉमन शब्द बोला उन्होंने, ये कॉमन का मतलब क्या है, ठीक है। जनरली हम बोले तो कॉमन का मतलब है आम, जनरल, सामान्य बात, कोई जिसमें कोई खास बात ना हो। ऊपर वाला खास था, ये उसका ठीक उल्टा है, आम चीज़, नॉर्मल चीज़। अब उसे कॉमन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कॉमन उसको इसलिए बोल रहे हैं, या पहले ये सोच लो, कॉमन जो हम ले रहे हैं गणित में वहाँ, उसे लेते हैं कॉमन जो सबके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। एक ब्रैकेट वगैरह देखते हो आप, बाहर कुछ लिखा होता है, एक्स टाइप कुछ ऐसे, और कॉमन अगर उसमें से कुछ लेना है, एक्स के साथ में कुछ लिखा है, तो अंदर भी सारे वाले जितने पॉइंट्स हैं उन सब में वो होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमने एक्स कॉमन लिया है, तो अंदर के जितने भी स्टेप हैं उन सब के अंदर एक्स हो, तभी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। ये हमारी बात आती है कि कॉमन का मतलब है जो सब में है, जनरल है, सबके साथ मैच करता है, सबके जैसा है, राइट। कॉमन नाउन को ढूंढते हुए बच्चे बहुत प्रॉब्लम कर लेते हैं कई बार, लेकिन यहाँ ये ध्यान देंगे, ठीक, कि कॉमन नाउन कॉमन ही है, बड़ी आम चीज़ है, बड़ी खास नहीं है, बहुत बहुत ही नीची चीज़ है, ऐसी कि जो सब जगह आपको मिलेगी। यही याद रखिए आपकी, ये सब जगह मिल जाती है, सब पे मैच करेगी, बड़ी सीधी सादी होती है बेचारी। आइए, जैसे देखिए हमने लिखा है बॉय, इसके एग्जाम्पल्स हैं, बॉय है। दूसरा हमने एक शब्द लिखा सिटी, एक शब्द हमने लिखा बुक। इन तीनों पे हम गौर करेंगे, तीनों पे अगर गौर करें तो ये क्या हो रहा है साहब, पहले शब्द को ले लो बॉय, बॉय क्या है, एक लड़का है ना। ऊपर देख रहे थे राम, राम भी एक लड़का या पुरुष, ऐसे ही ये बॉय भी लड़का या पुरुष हो सकता है। अब यहाँ इस अंतर देखें, राम में और बॉय में क्या है। राम में और बॉय में एक अंतर आपको लगेगा कि राम तो अपने आप में खास था, किसी खास व्यक्ति का नाम था, लेकिन बॉय किसी का नाम तो नहीं होता साहब। क्या है, दुनिया का कोई भी लड़का है, कैसा ही भी, चाहे वो कहीं रहता है, कोई बड़ा छोटा है, मोटा है, पतला है, अच्छा बुरा, कैसा ही भी कोई लड़का है, उसको हम बॉय ही कहते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो, लड़की ले लो आप, ऐसे ही लड़की का भी सब, यानी गर्ल, ये सब जो है हमारे सब पर लागू होते हैं, जस्ट लाइक द सेम, बिल्कुल। अब सोचो सब पर लागू हो रहे हैं। मैंने भी क्या बोला था कि कॉमन क्या होता है, जो सब पर मैच करे, ठीक है। राम था, राम सब पे मैच नहीं करता था, है ना। राम तो कोई अकेला राम ही है, कोई राम, या और भी नाम ले लो, कोई सुरेश है, चिंटू पिंटू टाइप थे, ये भी सब अलग हैं ना अपने आप में, कोई एक अकेले हैं, लेकिन सभी क्या हो सकते हैं, चिंटू पिंटू सब, ये बॉय हो सकते हैं। तो बॉय जो शब्द है वो अपने आप में कॉमन वर्ड है, ठीक है। अगला शब्द आप देख रहे हैं सिटी, सिटी क्या होता है, सिटी का मतलब है शहर, और दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, अभी हम बोले थे, ऊपर लिखा था आगरा, आगरा एक खास चीज़ थी, सब पे मैच नहीं करता। किसी खास जगह को हम आगरा कह रहे थे, लेकिन अगर हम सिटी बोलें तो सिटी से क्या होगा, दुनिया के सभी शहरों को सिटी कहा जा सकता है, मीन्स ये आम है, खास नहीं, यानी सभी शहरों को हम सिटी कह सकते हैं, और सिटी एक कॉमन वर्ड हो गया, सब पे एक जैसा मैच करेगा। जस्ट लाइक दैट बुक है, बुक का भी सेम ऐसे मैटर, चाहे किसी भी प्रकार की वो किताब है, किसी विषय की किताब है, किसी धर्म की किताब है, किसी जादू की किताब है, होती हैं जादू की किताबें भी, है ना। तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, करना वरना नहीं है ना, पहले पढ़ लो। तो ये चीज़ें क्या हैं, किताब शब्द है, किताब, तो हमें देखना है कि किताब जो शब्द है वो अपने आप में कॉमन है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की किताब को हम बुक ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जी ये आपका हो गया कॉमन नाउन, इससे ऊपर था प्रॉपर नाउन। अब इसमें तीसरा प्रकार हम लेंगे, तीसरा प्रकार इसमें जाता है, देखिए जी, कलेक्टिव नाउन।
नंबरिंग पे ना जाएं कि इतने नंबर पे ये आता है, क्योंकि मैंने जो इनको किसी खास मकसद से एक साथ किया है। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मतलब होता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे नाम में आ रहा है समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ जो आपके सामने कोई वर्ड आएगा वो आपको शो करेगा ग्रुप। उसको सुनते पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत सारे स्थान हैं। वही परिभाषा शुरू वाली चलेगी, स्थान वस्तु और प्राणी वाली। देखिए एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है क्लास, एग्जाम्पल में लिखा है आर्मी, एग्जाम्पल में लिखा है आपका फैमिली। फैमिली भी इसका ही एग्जाम्पल है। मैं बड़े कॉमन शब्द आपको लिख रहा हूँ, मतलब वही आम अभी हम बात कर रहे थे। तो देखो साहब, क्लास को देखो, आप सबने देखी होती है क्लास। क्लास में क्या होता है, एक से ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और सभी स्टूडेंट हैं, चाहे जिसका जो भी नाम है। उनमें समानता क्या है, जो सिमिलैरिटी है वो है कि वो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को मिलाकर एक नाम दिया जा रहा है, और वो नाम क्या साहब, वो है क्लास। तो क्लास एक समूह है। सेम उसी तरह से आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे सैनिक हैं, और सभी सैनिकों को एक नाम दे दिया गया है, और वो नाम है आपका ये आर्मी, सेना। उसी प्रकार से आपका अगला शब्द है, अगला शब्द देख रहे हैं फैमिली। फैमिली में ऐसा कभी नहीं होता कि एक आदमी ने अपना चूल्हा अलग रख लिया है, ठीक है, तो आप उसे परिवार नहीं कहेंगे कि एक परिवार रह रहा है। परिवार कब कहेंगे उसको, जब उसमें 2 4 5 आदमी ऐसे रह रहे हैं, मतलब समूह बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तरह के सब सभी आपके ग्रुप जो शो करेंगे वो कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसका नंबर 4 है, थोड़ा टाइम स्पीडिंग है इसलिए तेज देखेंगे ना। अगला पॉइंट है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में ये भी बड़ी अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारे बच्चे डाउटेड होते हैं वैसे इस पे, लेकिन ज़्यादा भारी है नहीं ये। इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक। अब देखो, इसके आगे हमने लिखा नहीं था, है ना, इनके आगे भी लिख लेना थोड़ा थोड़ा। जैसे जो सामान्य हो, मतलब सब पे मैच करे, जातिवाचक थी। कलेक्टिव नाउन ऐसे इसके आगे लिख लेंगे, जो समूह हो, एक से ज़्यादा हो। ऐसे ही पदार्थवाचक में क्या है, पदार्थ क्या है पहले ये सुन लो आप, है ना। पदार्थ जो होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसका स्रोत या जो सोर्स है वो पृथ्वी है। एक ऐसी चीज़, वस्तु में हम रखेंगे इसको, एक ऐसी चीज़ जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, और जिसका उपयोग हम दूसरी वस्तुओं को बनाने में करते हैं, उससे वो और भी दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पदार्थ, सब्सटेंसेस, और उन्हीं को रखा जाता है मटेरियल नाउन में। जैसे ये लिखा है हमारा गोल्ड, ऐसे लिखा है हमारा वाटर, और फिर लिखा है साहब मिल्क। 3 चीज़ें आप देख रहे हो, तो कह सकते हैं जो पदार्थ है, पदार्थ विज्ञान में पढ़े होंगे आपने, है ना। तो जो पदार्थ की परिभाषा है वही है, फिर से आप सुन लीजिए एक बार, कि जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो और जिसका उपयोग दूसरी वस्तुओं को बनाने में करें, उसे पदार्थ कहेंगे हम, है ना। ये आप देख रहे हैं गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है। गोल्ड क्या होता है, पृथ्वी से मिलता है, उससे दूसरी चीज़ें बनती हैं ना, गहने बनते हैं। वाटर को आप जानते हैं पृथ्वी से मिलता है, सभी तरह तरह के काम इससे आ रहे हैं। मिल्क भी उसी तरह है। अब यहाँ पर डाउट जाएगा आपको कि ये कहाँ मिल रहा है साहब पृथ्वी से मिल्क, है ना, किधर निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसके पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें क्लू है ना। और वो क्लू ये है कि उसमें बोलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा हो या अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा हो। प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि सीधे सीधे मिल रहा है, जैसे पानी निकाल लिया आपने, ज़मीन से निकल आता है पानी। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, किसी के जरिए मिल रहा हो, ठीक। अब ये जो हमें दूध मिल रहा है, ये भैंस गाय इनसे जरिए मिल रहा है, तो ये इनका सोर्स भी पृथ्वी ही है। गाय जो टिकी है, भैंस टिकी है, वो पृथ्वी पर टिकी है, पृथ्वी से चारा खाती है, फिर हमें दूध देती है, ठीक है, इस तरह। अगली बात पे आइए, लास्ट इसका कैटेगरी है ये, और इसे बोलते हैं साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मतलब है भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ लिखा है भाव, तो जैसे नाम से आप देखते आ रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो भाव बताती है ना, वैसे है तो यही, लेकिन भाव का मतलब समझना होगा आपको। भाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कितने रुपए किलो बिक रहा है। तो जैसे पूछते हैं बाजार में जाकर ना, क्या भाव है साहब बताइए, आलू क्या भाव दिया है, तो वो भाव नहीं है, बल्कि यहाँ भाव का मतलब है भावना से, महसूस करने से। और ये महसूस करना, भावना, सेंस, ठीक है, सेंसेशन, सेंसिटिवनेस, ये सभी मनुष्य में है। ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है, इसीलिए मनुष्य समस्त पृथ्वी का राजा कहा जाता है। सबसे ये अच्छा है, अच्छा है नहीं वैसे, लेकिन अच्छा बनाया ईश्वर ने, खुद नहीं बन रहा आप। तो ये देखिए आप, जो भावनाओं से हमें महसूस हो, ठीक है, वही भाववाचक है। इसके जस्ट पहले जाइए, सिर्फ पहले वाले में, ठीक पहले वाले में सबसे पहले लिखा था ना वहाँ, स्थान, वस्तु और प्राणी और कोई विचार, तो वो एक जो सबसे लास्ट में लिखा है विचार, उसका नंबर आ गया। अब आप सोच भी रहे होंगे बहुत देर से कि स्थान भी आ गए साहब, प्राणी आ गए, वस्तु भी आ गई, वो कहाँ है? वो जो सबसे अंतिम वाला था उसका नंबर है, और वही है विचार। अब क्योंकि विचार जो है वो भावनाओं से आएगा, ठीक है। इसमें हम रख लेंगे जैसे ऑनेस्टी, ग्रीफ, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी है, और ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और हैप्पीनेस आप जानते होंगे शायद, हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। कहीं आपने ऑनेस्टी को देखा नहीं होता है घूमते फिरते, ऐसे ही दुख को नहीं देखते, ना ही खुशी को हम घूमते फिरते देखते, कोई शरीर आकृति नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ महसूस होते हैं, हमारे हृदय में आते हैं। तो इस तरह के सब जिन्हें हम फील करते हैं वो भाववाचक हैं। ये सभी 5 कैटेगरी हैं। नाउन का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं है, ठीक है, लेकिन समय सीमा समाप्त हो रही है, और ये हम अगले पीरियड में सीखेंगे इसके आगे। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और जो भी कोई बात आपको हो, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि हमारी टीम है इधर, और बड़ी अच्छी टीम है, उसके थ्रू आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए, और हम आपके समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरी सत्यनिष्ठा से आपको समाधान देंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।